नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। दुनिया भर में कोरोना की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर इसके खात्मे के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर इसके नित नए रूप भी सामने आ रहे हैं। इसका एक ऐसा ही रूप फिर से सामने आया है जिसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट वेरिएंट XE ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से करीब 10% ज्यादा संक्रामक हो सकता है। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। XE ओमिक्रॉन के दो सब लीनेज BA.1 और BA.2 का रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है। WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि जब तक इसके ट्रांसमिशन रेट और बीमारी के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखे जाते तब तक इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जोड़कर देखा जाएगा। BA.2 की तुलना में इसकी कम्युनिटी ग्रोथ रेट 10% ज़्यादा होने के भी संकेत मिले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है। WHO का कहना है कि BA.2 सब वेरिएंट अब दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, जिसके सीक्वेंट मामलों की संख्या लगभग 86% है। XE स्ट्रेन का पहली बार यूके में 19 जनवरी को पता चला था और तब से 600 से ज़्यादा XE मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तो क्या है ये कोरोना का नया रूप और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वसीम खान, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर दिनेश चौधरी, आयुर्वेदिक चिकित्सक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये बला XE ओमिक्रॉन और कितना इसे खतरनाक हम मान सकते हैं? हेलो। जी जी वसीम जी। XE जो वेरिएंट है ये उस पहले से B1 से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि B1 से ज्यादा B2 ज्यादा खतरनाक है इस टाइम पे। अभी कंडीशन देखी जाए तो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भी B2 ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है WHO के मुकाबले में, क्योंकि इसका फैलने की क्षमता ज्यादा है। B1 से B2 की क्षमता ज्यादा है फैलने की। उसका ही नया वेरिएंट है XE वेरिएंट। लेकिन जिस तरह से ये माना जा रहा है कि लगभग कोरोना की स्थितियां खत्म हुई, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी प्रतिबंध जो लगाए गए थे सरकारों द्वारा वो प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। उसके बाद सामान्य जनजीवन वापस लौटा है। तीज है, त्योहार है, जितने भी माहौल जब देखा जा रहा है, बाजारों में भी भीड़ बाकायदा अब बढ़ने लगी है। तो क्या अब इस तरह के जो वेरिएंट और निकल कर सामने आ रहे हैं, इनसे अभी भी हमें कोई खतरा है? इससे अभी सावधान रहने की ज़रूरत है? या फिर जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर के भी कहा जा रहा था कि ये भी विकट रूप लेगा, लेकिन भारत में इसका कुछ ज़्यादा असर ऐसे देखने को नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए खतरा तो देखिए सबसे ये, और एहतियाती तो हमको हर तरह से बरतनी पड़ेगी इसमें। और हालांकि इससे क्या है कि अभी ज्यादातर टीकाकरण हो चुके हैं, तो इसलिए भारत में तो इतना वो तेजी से फैल नहीं रहा है, लेकिन जो अदर देशों में ज्यादा फैल रहा है ये। यानी कि टीकाकरण जिस तरह से हुआ है उससे। हाँ, टीकाकरण एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए हथियार बना है इस चीज में। जो पेंडेमिक चल रहा था 3 साल से, ये अब चौथी लहर आई है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अभी तक 80% टीकाकरण हो चुका है। यानी टीके का एक बड़ा योगदान हम मान सकते हैं, जहां टीके पर का जिस। बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, जो भारत में इतना ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। और अभी तो बच्चों में भी चालू होने वाला है कुछ दिन में। अभी अंडर 18 में भी लग चुका है टीका, लगभग पूरा हो चुका है। 80% तेजी से बढ़ तो रहा है इसका रेट। B2 हुआ XE रेट का बढ़ने का रेट तो तेज है, लेकिन जितना इसका बढ़ने का रेट है उतना ही हमारे यहाँ इसका टीकाकरण का बहुत बड़ा रोल आया है, जिससे इसकी फैलने की क्षमता कम हो गई है। बिल्कुल, लोगों की जो जिस तरह से इम्यूनिटी पावर है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है और अब बहुत इस ज्यादा तरह बढ़ की गई है छोटी मोटी इम्यूनिटी पावर, और बीमारियां लोग अब जागरूक असर बहुत हैं नहीं इस कर टाइम रही पे हैं। भी। लोगों को सबको अपनी फिक्र है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी अब फिक्र है। शुरुआती दौर पर इसे एक मजाक के तौर पर लिया गया था और हाँ, उसके जब परिणाम कोविड हमें दूसरी 19 के लहर में ज़्यादा स्टार्टिंग में आया था, भुगतने लोग पड़े। मजाक समझ रहे थे, और लोगों को दिक्कत भी बहुत थी मास्क लगाने से। शुरू में 2 साल मास्क से दिक्कत भी बहुत आई, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता फैली है 2 साल के अंदर। पेंडेमिक इतना भारी रहा है कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है इस चीज में। लाखों लोग मर चुके हैं। बिल्कुल, और दूसरी लहर का जो प्रकोप है उसे कोई नहीं भुला सकता। कई नहीं नहीं लोगों सर, ने दूसरी अपने। लहर में मतलब हमारे स्वास्थ्य कर्मी और हेल्थ वर्करों का बहुत अहम रोल रहा। काफी हमारे हेल्थ वर्कर इस दुनिया से जा चुके हैं। काफी मेहनत रही उनकी, या सबने देखा है कि हिंदुस्तान किस तरह से इस बीमारी से लड़ा है।
हम बिल्कुल, लोगों ने ये जिस तरह के इस बात सबने को मिलजुल इस के बात को कोई नहीं भूल सकता। हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने जिस तरह से मेहनत की है, फ्रंट लाइन उन्हीं के वॉरियर्स जो प्रयासों थे का ये इन्होंने नतीजा है बहुत कि मेहनत आज की है। हम बैठकर बात कर पा रहे हैं, नहीं तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। क्योंकि जो सरकारें थीं, जो दावा करती हैं कि हम हर तरीके की मदद करेंगे, एक टाइम पे उनकी भी हालत गंभीर हो गई थी। वो भी अपना सब कुछ छोड़कर बैठ गए थे कि अब हमारे बस में नहीं जी है। जी। लेकिन डॉक्टर्स ने आकर और जिस तरह से भी जो हेल्थ स्वास्थ्यकर्मी रहे, डॉक्टर्स ऊपर से रहे और लेके हम नीचे लोगों तक के सबने इस मोर्चे को स्वास्थ्य कर्मी संभाला। भी थे, स्वास्थ्य वर्कर जो लोग थे, सबका महत्वपूर्ण बहुत अच्छा योगदान रहा है जो इस देश को बचाया गया है। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक्स नमस्कार। ई ओमिक्रॉन को लेकर बात कही जा रही है, कितना हम इसे इफेक्टिव मान सकते हैं? और अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो क्या यहाँ पर इसका कुछ प्रभाव हमें देखने को मिल पाएगा? नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं थोड़ा ये जो कोरोना का एक्सई वेरिएंट आया है इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं समय समय पर। पहले कुछ समय पहले डेल्टा वेरिएंट ने बहुत तहलका मचाया, उसके बाद ओमिक्रॉन, और अब ये बहुत सारे सब वेरिएंट आ रहे हैं। तो आज हमें इस कोरोना और कोविड-19 वायरस से डर से ज्यादा हमें लोगों की जागरूकता और लोगों में इनके प्रति जो जागरूकता आई है उसको क्लैरिफाई कराना है। क्योंकि मतलब जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग नामकरण जो हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक इनिशियल बताना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो वायरस का स्टडी होता है, जो हेल्थ साइंस होता है, इसमें इन वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट है उनके नामकरण के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जैसे हम लोग आमतौर पे देखते हैं फिल्मों के पार्ट बनते हैं, किसी फिल्म का पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसा सीक्वेंस चलते रहता है। तो इन वायरस का नामकरण में एक विधि अपनाई जाती है। तो वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ग्रीक वर्णमाला में 24 वर्ण अक्षर होते हैं। तो पहला वर्ण अक्षर होता है अल्फा और अंतिम होता है ओमेगा। इसी 24 वर्ण अक्षरों में 15वां वर्ण अक्षर है ओमिक्रॉन। मतलब जो पहली बार वायरस डिटेक्ट हुआ उसका नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण हुआ, उसके बाद जब जब उसने अपना स्वरूप बदला तो उसका नामकरण बदलते गया। तो ओमिक्रॉन तक 15वां वेरिएंट पता चला। जैसे आगे नया वेरिएंट आएगा तो उसका बदल जाएगा। अब ये जो एक्स डी, एक्स एफ और एक्स ई की बात हो रही है, ये इसके सब वेरिएंट है। तो मैं मतलब यह जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि नाम भले ही कुछ भी हो, यह इसका मूल रूप ये वायरस है और इसका मूल कोविड-19 नामक ये वायरस है। तो पहले जितने हम सजग थे कोरोना के प्रति, उतना ही हमें आगे भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ रहना है। क्योंकि क्या होता है, जबकि वैक्सीनेशन हो चुका है, एक हम इस कोविड के साथ, कोविड के मतलब इस दौर में रहते हुए हमने एक आदत में डाल दिया है, तो उसी को हमें आगे फॉलो करना है। तो भले ही कितने ही वेरिएंट आ जाए और कितने भी सब वेरिएंट आ जाए, हमें यह भूलना नहीं है कि यह वायरस रोग है, यह कोरोना वायरस है, कोविड-19 नामक बीमारी है। तो इसके प्रति जो इग्नोरेंस हमें कभी नहीं करना है। जो भी इसके बचने के, सुरक्षित रहने के उपाय योजना और नियमों को बताया गया है उनको फॉलो करना है। क्योंकि अभी देखा जाता है कि कोरोना का प्रकोप कम हो गया है, तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट ने अपने नियमों में शिथिलता लाई है और बहुत सारे नियम बंद करवा दिए हैं। मान लिया कि रोग का प्रसार कम है तो गवर्नमेंट ने अपने नियमों को शिथिल कर दिया, किंतु पूरे विश्व में कहीं न कहीं यह वायरस अपने अलग अलग रूप बदल रहा है, अलग अलग सब वेरिएंट बदल रहा है, और जो उनकी प्रसार की क्षमता, उनकी फैलने की क्षमता लगभग 10 गुना है। जैसे अभी XE सब वेरिएंट है, तो यह इंग्लैंड में 19 जनवरी 2022 को सर्वप्रथम पाया गया। अब यह सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता चलता है। एक RT-PCR टेस्ट होती है, उससे केवल जनरल यह पता चलता है कि उस व्यक्ति में कोविड वायरस है या नहीं है, किंतु यह सब वेरिएंट के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है, जो हर व्यक्ति की पॉसिबल नहीं होती है। इस पे शासन
और प्रशासन स्तर पर कुछ सिलेक्टेड सैंपलों की बार बार जीनोम सीक्वेंसिंग से पता कराया जाता है कि कोई नया सब वेरिएंट तो नहीं आया। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना जी चाहूंगा। जी मैं एक बात और जानना चाहूंगा, आपने जिस तरह से बताया कि सामान्य तौर पर जो जांच कराते हैं आरटीपीसीआर, उससे जी इसका पता नहीं चल पाएगा, उसमें जी एक सिर्फ हमें ये जानकारी मिलेगी कि ये कोरोना से पीड़ित है। जी क्या कुछ इसके अलग लक्षण भी हमें देखने को मिलेंगे क्या? जिस तरह से आमतौर पर कोरोना में जो स्थिति बनती है लोगों की, जी इसमें क्या कुछ और अलग लक्षण रहेंगे जिससे ये पता लग सके लक्षणों के जरिए कि इसको शायद ये कोरोना का या ये बड़ा वेरिएंट है या दूसरा वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट है या दूसरा कोई वेरिएंट है? नहीं, आमतौर पर इन जो भी लक्षण पाए जाते हैं तो वह सभी कोरोना में लगभग लगभग एक जैसे है होते हैं या कुछ बदलाव आता है। और केवल हम लक्षणों के आधार पर कोरोना के किसी सब वेरिएंट को डिटेक्ट या पता नहीं कर सकते हैं। केवल जब भी व्यक्ति में कुछ लक्षणों का पता चलता है तो उसे आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बताया जाता है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट से केवल यह पता चलता है कि इसके व्यक्ति के शरीर में वायरस की मौजूदगी है, किंतु इन सब वेरिएंट का एग्जैक्टली पता केवल और केवल जीनोम सीक्वेंसिंग नामक टेस्ट से पता चलता है। हाँ, पर आपने जो बताया कि जैसे डेल्टा में रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो हमने कोरोना की सेकंड वेव में देख लिया, तो कुछ लक्षण ऐसे गंभीर होते हैं जिनसे कंफर्मेशन हो जाता है कि यह डेल्टा वायरस का प्रकार है। लेकिन जो तीसरी लहर ओमिक्रॉन की थी, जो लगभग उसका प्रसार की क्षमता बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपने देखिए कि तीसरी लहर में लक्षण बहुत सामान्य थे। बहुत ही कम लोगों को ऑक्सीजन और डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ की समस्या कम हुई और बहुत सी कम लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी ओमिक्रॉन के वेरिएंट में। इसके पहले डेल्टा वेरिएंट ने बहुत तहलका मचा दिया था, जो हम और आप और पूरी दुनिया देख चुकी है। तो यह मैं कहना चाहूंगा कि केवल सामान्य लक्षणों के आधार पर किसी सब वेरिएंट का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। चलिए, ये अच्छी जानकारी है। और जिस तरह से लोगों के मन में काफ़ी संशय होते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल हैं जो जनरली लोग आप बैठ कर के एक दूसरे से तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, विद्वान हमारे साथ बैठते हैं, उन लोगों के जरिए जब ये जानकारी लोगों तक पहुँचती है तो उनकी बहुत सारे संशय दूर होते हैं। डॉक्टर वसीम, जिस तरह से जो पूरा कोरोना काल हमने देखा, एक भयानक समय भी देखा, और अब हम स्थिति नॉर्मल में आ चुके हैं लगभग, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। क्या इसके खत्म होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, या फिर अब इसको हम अपने व्यवहारिक उसमें ढाल लेंगे कि चलिए क्या था, कोरोना था? जैसे अभी सर्दी जुकाम होता है या हमें सीजनेबल समस्याएं आती हैं, वायरल हो जाता है, तो हम इसे एक इस तरह की बीमारी समझकर छोड़ सकते हैं? नहीं सर, छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते, छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। और ये जो नया म्यूटेंट आया है, ये वायरस का नया म्यूटेंट है और इसमें थोड़ा तेज गति से फैलता है। ये पहले जैसा नहीं है कि आपकी सिर्फ है ना, आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ रही है या आपको रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम है या आपका फेफड़े लंग्स इन्फेक्टेड है। इसमें नए नए इसके अलग लक्षण है। हर बार जो भी वेरिएंट आता है तो उसके लक्षण अलग हो जाते हैं। अभी पहले आपको सांस लेने में तकलीफ है, लेकिन अब जो नया इसके जो लक्षण है वो आपकी स्किन के ऊपर थोड़े थोड़े से दाग धब्बे निकल सकते हैं, चकत्ते बन सकते हैं, दाने टाइप निकल रहे हैं, जब नाइट में तेज पसीना आना भी हो सकता है। और वो पसीना तो वैसे गर्मी से भी आता है, लेकिन ये इसका भी एक लक्षण में है कि उसमें पसीना तेज आता है और स्किन पे भी इसके दाने दाने निकलते हैं। फीवर भी आ सकता है आपको। आप उसको नॉर्मल नहीं ले सकते कि आप सब कोरोना निकल गया है, लेकिन हम हर चीज को नॉर्मल नहीं ले सकते, तो ये और खतरनाक ही हो रहेगा। लेकिन बस ये कि लोगों को एक प्लस पॉइंट ये कि सबको डोज लग चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा इसका खतरा कम है। लेकिन इससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते कि कैसे हम लोगों ने पहले का टाइम देखा है, और मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ। मैंने भी काफी मेहनत की है इस चीज में। तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी मेरे हॉस्पिटल में भी, बहुत ज्यादा परेशानी रही। लेकिन अब ये है कि अब इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो हम लोगों को पूरी तरह से फ्री नहीं हो सकते ये कब खत्म होगा। लेकिन लोग जिस तरह से अब लापरवाही बरत रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई मतलब रहा हो। मास्क बिल्कुल त्याग चुके हैं। सैनिटाइजर शायद वो जो पहले एकदम आया और उसके बाद अब मुझे नहीं लगता उसका भी इतना इस्तेमाल हो रहा होगा जितना पहले रहा। हाँ, लोग बस इसलिए फ्री हो गए कि गवर्नमेंट ने सारी परमिशन वो हटा दी है, सारी
जितने भी नियम कायदे कानून खत्म कर दिए, लेकिन वो एक दूसरी वजह भी है गवर्नमेंट की, ये सारी चीजें कम करने की, क्योंकि इधर वैक्सीन हो चुके हैं, उधर लोगों के रोजगार वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। तो वापस से अर्थव्यवस्था को लाने के लिए भी सरकार ने ये कदम उठाया कि हम थोड़ी छूट दे दी जाए, लेकिन इंसानों को चाहिए, हम लोगों को आपस में, कि हम लोग ऐसी डील नहीं दे सकते। मास्क लगाना, सैनिटाइज यूज करना, ये सारी चीजें हम लोगों की जिम्मेदारी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचना, बच्चों को इन सारी चीजों से बचाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और ये कोई भी नहीं बोल सकता कि ये कब खत्म होगा, ये तो अभी चल रहा है साहब, इसमें कुछ भी आ सकता है, कभी भी नया वेरिएंट आ सकता है। बिल्कुल, वो तो एक नए नए रूप लेकर के आता है और आप लोगों को बिल्कुल, परेशान वो करेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है सुरक्षित कि रहना फीवर है। ही है कि फीवर खत्म हो गया। जैसे फीवर में भी काफी टाइप होती हैं, ऐसे इसमें भी ऐसा है कि कभी भी इसमें नया वेरिएंट आ सकता है। और WHO वगैरह ये लोग जितने भी रिसर्च सेंटर वगैरह सब चल रहे हैं, ये सब लोग PIGS मानने जाए अपन, उनके निदेशक जो है मिश्रा जी ने भी ये बोला कि सब वेरिएंट है, लेकिन ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। अभी केवल 600 मामले ही सामने आए हैं इसमें, लेकिन उसके ऊपर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, और जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो जी लगातार जी, वो सब लगी हैं, क्योंकि उनको सबको वैक्सीन प्रयत्न वगैरह करती सब, रहती हैं कि किस तरह के इसके बदलाव हो रहे हैं और कैसे हमें सुरक्षा दी सबके जा नए नए सकती है। रिसर्च चल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के उस दूसरे दौर के बाद आयुर्वेद की तरफ लोगों का बड़ा रुख हुआ। चाहे गवर्नमेंट को लेकर बात करें, गवर्नमेंट ने भी काढ़े से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें शुरुआत की और तमाम नुस्खे आने लगे सोशल साइट्स पर और जगह जगह तमाम इस तरह पर चर्चा होने लगी कि अब हमें शायद आयुर्वेद की तरफ जाना होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारियों का राज सिर्फ आयुर्वेद में है। किस तरह से मानते हैं और इस दूसरे दौर में आयुर्वेद का कितना अहम योगदान रहा? जैसा कि हम जानते हैं, यह वायरस सब लोगों को एक साथ अफेक्ट करता है, लेकिन उसके लक्षण किन्हीं लोगों में मिलते हैं और किन्हीं लोगों में बहुत कम मिलते हैं, किसी में थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह जानना जरूरी है। और यह आयुर्वेद मतानुसार मैं बताना चाहूंगा कि यह सब रोग प्रतिकारक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी, बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होती है, उनमें यह वायरस बहुत ही कम लक्षण उत्पन्न कर पाता है और उसकी भयावह स्थिति की तरफ नहीं जाता है। क्योंकि हमने पहले लहर से ही गवर्नमेंट ने और लोगों ने आयुर्वेद के प्रति अपना मतलब रुझान रखा और बहुत सारे काढ़े जो गवर्नमेंट ने सुझाए, जो आयुर्वेद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराए, उनका पालन किया। और जो दूसरी लहर थी, उनमें जो भयावह स्थिति हुई, उसमें कुछ हद तक कमी केवल और केवल आयुर्वेद और उसकी जीवन शैली का पालन करने से कम हुई। तो अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वायरस अभी गया नहीं है और वो कब जाएगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से एक मैं बताना चाहूंगा कि एड्स एक महाभयंकर बीमारी आई थी, किंतु आज भी एड्स के पेशेंट मिले या ना मिले, लेकिन जब भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी एड्स की जांच कराई जाती है। तो शायद आज से भविष्य में जब भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा, ऑपरेशन कराएगा या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो इसी तरह एक सामान्य जांच की रूप में कोविड का टेस्ट भी कंपलसरी किया जाएगा, क्योंकि न जाने हो सकता है कि वह पेशेंट कोविड से ग्रसित हो। तो यह तो कोविड के कब खत्म होगा इसके बारे में हुआ, क्योंकि कोविड से अभी भी हमें बचने के लिए जो मास्क का प्रयोग है, भीड़ से परहेज है और हाथों की सफाई का ध्यान रखना है, साथ साथ रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में हमें अपनी लाइफस्टाइल को आयुर्वेदीय पद्धति से करना है। क्योंकि जितनी हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, उतना हम वायरस से बचे हुए रहेंगे। क्योंकि हम डबल प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। पहला वैक्सीनेशन है, उसके साथ साथ हम आयुर्वेदीय लाइफस्टाइल, आयुर्वेदीय दिनचर्या और आयुर्वेदीय औषधियों का पान और उसका परहेज का पालन कर रहे हैं। और साथ में मास्क, देखिए मास्क गवर्नमेंट ने बंद करा दी है, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति ने भीड़ में जाते समय मास्क का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बिल्कुल, और हम यही कहेंगे, हम भी लोगों से यही अपील करेंगे
कि अभी भी इतना ढील ना बरतें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप दूसरे की चिंता ना करें। जब आप अपने आप को, खुद को सुरक्षित रखेंगे तो आपकी वजह से भी 4 लोग सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर वसीम, क्या कुछ आप दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? क्या कुछ डेली लाइफ स्टाइल में जिस तरह से लगातार लोग अभी भी बाहर स्थिति हम देखते हैं कि चाट पकौड़ियों की दुकानें, ठेले, सब जगह की स्थितियां बढ़ गई हैं, वहां पर भी भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, तो क्या वहां पर भी हमें खान पान में भी अभी संतुलित रखनी होगी, बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी? जी जी, क्या अभी कुछ भी आप हम कहना लोग चाहेंगे? जहाँ भी बाहर जाएं तो हर तरह से सावधानी बरतनी होगी। घर के अंदर भी लोग बाहर जा रहे हैं तो वो अब मास्क लगाकर जाएं, सैनिटाइजर यूज करें, कहीं भी भीड़ वाली जगह में ना जाएं, और ये रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वगैरह का थोड़ा अवॉइड करें, और अपने न्यूट्रिशन थोड़ा स्ट्रांग रखें ताकि उससे इम्यूनिटी पावर बढ़े। ये नहीं है कि लोग फास्ट फूड वगैरह पे ज्यादा चले जाते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह, वहां से संक्रमण वहीं से ही फैलता है, चाट पकौड़ी की शॉप से भी। अगर इंसान खुद सुरक्षित रहेगा तो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगा। जब आप खुद सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके बच्चे कैसे सावधानी बरतेंगे? ये सारी चीजें हम लोगों को लेकर चलना और एक जिम्मेदारी नागरिक की तरह रहना है। खुद भी फॉलो करना सारे नियम और दूसरों को भी फॉलो कराना है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही फॉलो कर रहा हूँ और मैं किसी को बोल भी ना रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ गलत दिखे तो वहाँ मुझे बोलना भी है। बिल्कुल, खुद भी जागरूक होना है, जी, दूसरों और को भी बच्चे, जागरूक जब कराना है। इंसान खुद जागरूक रहेगा तो घर पे उसका फैमिली, परिवार सब सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि जिस तरह की भी कोई समस्याएं होती हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं, लोगों तक उनकी जागरूकता पहुंचे, क्योंकि जागरूकता का भी एक बड़ा योगदान होता है। लोगों को जब जानकारियां मिलती हैं, अच्छी जानकारियां मिलती हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स के जरिए जब जानकारी मिलती है, जब खुद डॉक्टर्स बताते हैं, तो लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। इसीलिए डॉक्टर को शायद भगवान भी कहा जाता है। यही वजह है कि लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जी, मीडिया भी जो हम लोग जनता को जागरूक करेगी वो भी एक बहुत बड़ा काम है। मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो दोस्तों, अब एक्सी ओमिक्रॉन एक बला आ चुकी है, यानी जिस तरह से कोरोना लगातार चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, नए नए अपने रूप बदल कर सामने आ रहा है। अभी भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, संभल कर रहने की आवश्यकता है। मास्क का अभी भी प्रयोग अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कतई लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।